आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, हमारा रेलवे का एग्जामिनेशन है। तो इसका प्रीवियस पेपर जो है आपका है ना, तो 28 अप्रैल को ये कंडक्ट हुआ था, है ना। तो बच्चों ये पेपर जो है ये हम लोग देखो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। ओके, तो एक शिफ्ट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी जो है नेक्स्ट शिफ्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रेलवे में हमसे कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप फार्म एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके बच्चों, तो अभी देख लेते हैं रेलवे में हमें कैसे क्या क्वेश्चंस बने थे। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। व्हाट इज द ऑप्टिकल डिवाइस की बात हो रही है। यूज टू ड्रॉ इमेज फ्रॉम ए माइक्रोस्कोप से तुम इमेज ड्रॉ कर रहे हो, मतलब कि कोई भी तुम्हें मतलब एक तरीके से तुम ना स्केच बना रहे हो, इमेज बना रहे हो, कोई भी माइक्रोस्कोपिक ना ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी इमेज बना सकते हैं हम किससे। स्टेज माइक्रोमीटर है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, कैमरा ल्यूसिडा है ना। तो बच्चों ये कैमरा ल्यूसिडा होता है। तो ये क्या है कैमरा ल्यूसिडा, इससे हम कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कोई भी होगा ना हमारा, उसकी हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो क्या है ये ऑप्टिकल डिवाइस होता है यूज्ड टू ड्रॉ इमेज फ्रॉम ए माइक्रोस्कोप, है ना। तो ये आपका क्या होता है कैमरा ल्यूसिडा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कैमरा ल्यूसिडा आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है दैट प्रोजेक्ट द इमेज फ्रॉम ए माइक्रोस्कोप, से इमेज को प्रोजेक्ट कर देगा ऑन टू अ ड्रॉइंग सरफेस, जैसे कि पेपर पर। ओके, तो कैमरा ल्यूसिडा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रोजेक्ट करता है इमेज को फ्रॉम माइक्रोस्कोप ऑन टू अ ड्रॉइंग सरफेस। ओके, अलाउ द ऑब्जर्वर टू सी बोथ द स्पेसिमेन इमेज एंड देयर ड्रॉइंग हेड साइमल्टेनियसली। ओके, कह रहे सुपर इम्पोजिशन अलाउ for the accurate tracing of microscopic image to create detailed scientific illustrations. Okay, next है which interaction reduce efficacy of boric acid। बोरिक एसिड की एफिकेसी को रिड्यूस करा देगी कौन सी इंटरेक्शन। इसको मिक्स करोगे अल्कलाइन सॉल्यूशंस के साथ में, स्टोर करोगे, हाई टेम्परेचर पर कंबाइन करोगे, एंटीबायोटिक के साथ एक्सपोजर टू सनलाइट, है ना। तो अगर हम बोरिक एसिड को मिक्स करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में, है ना, तो इसका जो है इससे क्या होता है, इसकी एफिकेसी जो होती है बोरिक एसिड की वो रिड्यूस हो जाएगी जब तुम क्या करोगे बोरिक एसिड को मिक्स कर दोगे अल्कलाइन सॉल्यूशंस में। देखो तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों, बोरिक एसिड जो होता है हमारा बहुत ही वीक एसिड होता है ना। तो इसकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग ग्लिसरॉल लाइक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यूज करते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि अब अगर इसकी जो है अभी पूछा ये है एफिकेसी रिड्यूस किससे हो जाएगी, तो कह रहे हैं अगर हम मिक्स करेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन को, है ना, बोरिक एसिड के साथ में, तो इसकी एफिकेसी जो होती है रिड्यूस होती है, क्योंकि बोरिक एसिड की एक्टिविटी पीएच पे हाईली डिपेंडेंट होती है। ओके, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग के पॉइजनस इफेक्ट की स्टडी को क्या कहोगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी कहोगे, फार्माकोथेराप्यूटिक्स कहोगे, टॉक्सिकोलॉजी या फार्मेसी। तो पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग इसकी स्टडी सिंपली तुम्हारा टॉक्सिकोलॉजी के अंडर आएगा। सिंपल सा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क जो एक्सटर्नल नोज का होता है, इट इज मेड अप ऑफ किससे बना होता है, कोनकाई बोन से, सुपीरियर नेजल कोनका से, हाइलाइन कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये तुम्हारा होता है बच्चों कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क जो है एक्सटर्नल नोज का ना, तो तुम्हारा हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ होता है ना। तो कह रहे कि एंटायरली हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। ये कार्टिलेज रिस्पॉन्सिबल होता है नोज की फॉर्म के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ओके, आसू डी टैप, ASU डी टैप सिंपल सा है। डी टैप का तुम्हें पता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, है ना। तो यहाँ पर टेक्निकल नहीं लगाया इन्होंने, एक कमेटी लगा दिया, हटा दो, एडजॉइंट लगा दिया, हटा दो। बचा क्या, ऑप्शन 1 बचा, आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी का डी टैब है ये तुम्हारा बच्चों। सिंपल सा ऑप्शन 1 करेक्ट है। ग्लूट्रल्डिहाइड का यूज बताओ भाई, एंटीसेप्टिक है या तुम्हारा एंटीबायोटिक है, सरफेस डिसइंफेक्टेंट है, फंजीसाइड है ना। तो तुमने जो डिसइंफेक्टेंट पढ़े थे वहां पर आपका ग्लूट्रल्डिहाइड आता है, तो यहाँ पर जो है सरफेस डिसइंफेक्टेंट हमारा हो जाएगा, है ना बच्चों।
बाकी नेक्स्ट है चाइल्ड प्रूफ पैकिंग मस्ट मीट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस आउटलाइंड इन जीएमपी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स शेड्यूल्स या सीएफआर जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन होता है। तो चाइल्ड प्रूफ पैकिंग मस्ट मीट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस आउटलाइंड इन कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस सीएफआर बच्चों, है ना। चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग को चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग भी कहते हैं। तो कहते हैं ये इसमें क्या क्या परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस प्राइमरली आउटलाइंड इन द सीएफआर कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस स्पेसिफिकली 16 सीएफआर पार्ट 1700। ओके, जैसे वॉल्यूम कैपेसिटी तुमसे पूछा है बच्चों, साइज नंबर 1 हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का। तो सारे के सारे कैप्सूल की कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, स्मॉलेस्ट कौन सा, लार्जेस्ट कौन सा वाली कितनी कैपेसिटी mg ml में, दोनों में, है ना। तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, तुम वो देख लेना। यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा कौन सा, 0.5 ml हो जाएगा। साइज नंबर 1 के लिए तुमसे पूछा है। फीडबैक इनिवेशन को और क्या कहेंगे बच्चों, है ना। लेटेंट एंजाइम का एक्टिवेशन, लेटेंट मतलब कि जो इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो गया, तो ऐसा तो होगा नहीं इसमें। इनिशियल प्रोडक्ट इनिबिट करा रहा है बच्चों, ये फीडबैक जो होता है इसमें एंड प्रोडक्ट इनिबिट कराता है बच्चों, इनिशियल प्रोडक्ट नहीं कराएगा। कंपार्टमेंटेशन नहीं होता, ये एंड प्रोडक्ट जो होता है बच्चों वो इनिबिट कराता है इसमें। तो इसे ना एंड प्रोडक्ट इनिबिशन भी तुम फीडबैक इनिबिशन को कहते हो। तो इसमें क्या होता है बच्चों, फाइनल जो प्रोडक्ट होता है ना मेटाबॉलिक पाथवे का, वो बाइंड करेगा टू एंड इनिबिट करा देगा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अर्लियर इन द पाथवे, है ना। पाथवे में जो स्टार्टिंग में एंजाइम यूज हुआ था, उससे तुम्हारा जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो प्रोडक्ट जो है वो इनिबिट एंजाइम जो स्टार्टिंग, जैसे कि भाई आपकी ए से बी से सी इस टाइप से बना, तो एंड प्रोडक्ट ने क्या करा, स्टार्टिंग में जो एंजाइम यूज हो रहा था ना उससे बाइंड कर लिया और उसको इनिबिट करा दिया। इसे बोल दिया हमने एंड प्रोडक्ट इनिबिशन या फीडबैक इनिबिशन। ओके, thereby regulating the amount of product produced. Mechanism act as a form of negative feedback to maintain homeostasis, prevent the wasteful overproduction या accumulation of product. Okay, फिर कह रहा है हाउ इज बायोइक्विलेंस स्टैटिस्टिकली इवेल्युएटेड। बायोइक्विलेंस को इवेल्युएट करने के लिए क्या करेंगे इसमें से, तो देखो पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा चाई स्क्वायर टेस्ट या कैप्लन मियर एनालिसिस। तो इसके लिए होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल मेथड होता है अनोवा, इसे यूज करते हैं इवेल्युएट करने के लिए बायोइक्विलेंस इन क्रॉसओवर स्टडी डिजाइन। ओके, कह रहा है सेल डेथ विच इज कोज्ड बाय टिश्यू इंजरी, है ना। टिश्यू इंजरी से जो सेल डेथ होता है उसे क्या कहोगे, है ना। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को सेल जब इनगल्फ करती है ना, फैगो सेल ईटिंग जिसे कहते हैं। पिनो को सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, कोई भी लिक्विड पार्टिकल फ्लूइड का सेल इनटेक कर रही होती है ना। तो यहाँ पर है सेल डेथ विच इज कोज्ड बाय टिश्यू इंजरी, है ना, वो होता है आपका नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड तरीके से जो सेल का डेथ है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज अपोप्टोसिस। यहाँ पर है टिश्यू इंजरी की वजह से सेल का डेथ होता है, दिस इज नोन एज नेक्रोसिस। क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस के लिए टर्म बच्चों यूज करोगे तुम। नेक्रोसिस कह रहे हैं सेल डेथ कोज बाय एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे इंजरी होगा, इन्फेक्शन होगा, टॉक्सिन्स होगा, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, इन सबके वजह से सेल जो डेथ हो रही है, दिस इज नेक्रोसिस, है ना। अनकंट्रोल्ड पैथोलॉजिकल प्रोसेस, जहां पर सेल स्वेल होके बर्स्ट हो जाएगी, रिलीज कर देगी अपना कंटेंट इनटू सराउंडिंग टिश्यूज, कॉज इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। ओके, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इसमें जो सेल होती है जैसे कि मैक्रोफेज हो गई, ये एनगल्फ और ब्रेक डाउन लार्ज पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, डेड सेल्स एंड डेब्रिस। ओके, वाइटल पार्ट होता है इम्यून रिस्पॉन्स का एंड द क्लियरिंग ऑफ डेड सेल्स। फिर एपोप्टोसिस में बताया प्रोग्राम्ड तरीके से सेल का डेथ हो रहा है, नॉर्मल हाईली रेगुलेटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ occur during normal development and aging to eliminate unneeded or damaged cell without causing inflammation. ओके, पिनोसाइटोसिस में तुमको बताया भाई लिक्विड पार्टिकल का सेल इनटेक कर रही है, मतलब कि सेल ड्रिंकिंग भी इसे कहते हैं। ये एक फॉर्म का क्या है, एक तरीके का एंडोसाइटोसिस होता है। सेलुलर ड्रिंकिंग भी इसे बोलते हैं। सेल टेक इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड डिसॉल्व स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग स्मॉल वेसिकल्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ओके, तेरा ग्लास वेयर्स और मेटल वेयर्स को स्टरलाइज करोगे कैसे, स्टरलाइज थ्रू। देखो बच्चों हमने बताया था पाउडर्स को स्टरलाइज करना है हमें, है ना। पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ग्लास वेयर्स के लिए, मेटालिक वेयर्स के लिए, इन सब के लिए हम यूज करते हैं क्या, ड्राई हीट स्टरिलाइजेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ड्राई हीट स्टरिलाइजेशन को यूज करोगे। पाउडर्स की बात करें, ऑयल्स की बात करें, ग्लास वेयर्स है, मेटल वेयर्स है ना,
बाकी इंजेक्शंस जहाँ पर फिक्स्ड ऑयल एज अ व्हीकल यूज होते हैं वहां पर भी हमने जाना है किसके साथ क्या यूज करेंगे, हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 हो गया, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप की किडनी स्टोन इज कंपोज्ड ऑफ, तो मोस्ट कॉमन टाइप के कौन से, स्ट्रूवाइट, सिस्टीन, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो मोस्ट कॉमन जो होते हैं बच्चों कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट वाले मोस्ट, बाकी ये भी स्टोन के ही टाइप है बट जो मोस्ट कॉमन तुमसे पूछे वो कैल्शियम ऑक्सलेट वाले होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप की किडनी स्टोन अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% स्टोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट वाले ही होते हैं, है ना। इसमें कैल्शियम जो है ऑक्सलेट से कंबाइन करता है यूरिन में। ओके, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन में। लेकिन ना स्ट्रूवाइट जो स्टोन होते हैं, है ना, इनको इन्फेक्शन स्टोन भी कहते हैं। ये बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट 7 to 10% ही स्टोन्स ये होते हैं और ये यूटीआई की वजह से, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। ओके, सिस्टीन स्टोन्स बहुत ही रेयर होते हैं, 1 से 2% ही स्टोन के टाइप में सिस्टीन स्टोन आते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, सिस्टीन्यूरिया की वजह से होते हैं ये, क्या। और यूरिक एसिड स्टोन्स बहुत ही कम कॉमन है, ये भी 5 to 10% है। ओके, एसोसिएटेड द हाई प्रोटीन डाइट, गाउट, डायबिटीज की वजह से होते हैं, टेंड टू फॉर्म इन हाईली एसिडिक यूरिन में बनता है। ओके, पर्सन इज एलिजिबल फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब भाई बताओ कौन जो है फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल है, बताओ फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन एलिजिबल होगा। कह रहे डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट, एंगेज इन डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग फॉर नॉट लेस देन 6 months, है ना भाई, डिस्पेंस कर रहा है ड्रग्स को, है ना। फिर एंगेज इन द कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन ए हॉस्पिटल डिस्पेंसर फॉर नॉट लेस 6 months, या एंगेज इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन ए हॉस्पिटल या डिस्पेंसर नॉट लेस 6 months। लेकिन हमारा तो आंसर हो जाएगा भाई डिग्री या डिप्लोमा, हमने बी फार्मा करा है या फिर हमने डी फार्मा करा है ना। तो हम जो है एलिजिबल होते हैं फार्मासिस्ट का, फिर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं हमारा, है ना बच्चों। तो ऑप्शन 1 सिंपल सा करेक्ट हो गया इसमें तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट है फुल फॉर्म एमएफआर, भाई ये मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है, ध्यान रखना, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चाइल्ड प्रूफ पैकिंग इज रेगुलेटेड थ्रू द, तो अब ये जो चाइल्ड प्रूफ पैकिंग का देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया इसमें, है ना। तो ये रेगुलेट होगी भाई किसी न किसी एक्ट के थ्रू ही रेगुलेट होगी, है ना। तो देखो पॉइजन प्रिवेंशन पैकिंग और पॉइजन प्रिवेंशन पैकिंग एक्ट, तो यहाँ पर ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, पॉइजन प्रिवेंशन पैकिंग एक्ट। देखो पीसीआई तो करता नहीं बच्चों इसको, है ना, पॉइजन प्रिवेंशन रूल नहीं होगा, यहाँ पर एक्ट होता है, ये ऑप्शन 1। चाइल्ड रेजिस्टेंट या चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग रेगुलेट होती है पीपीपीए, पॉइजन प्रिवेंशन पैकेजिंग एक्ट के थ्रू। एक यूएस का लॉ है एस्टेब्लिश हुआ था 1970 में, दैट मैंडेट स्पेशल पैकेजिंग फॉर हैजार्डस हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स के लिए, मेडिसिन के लिए, केमिकल्स के लिए, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। तो इसका बच्चों किस लिए ये करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इन यंग चिल्ड्रंस में, विद रूल्स एनफोर्स्ड बाय, इसके रूल्स जो है वो एनफोर्स करे गए थे बाय द कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म डिफर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म, है ना। तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव जो एंटागनिज्म होता है वो डिफर करेगा कॉम्पिटिटिव से, कैसे, डोज डिपेंडेंट रिवर्सल ये कॉम्पिटिटिव में होता है, एक्ट ऑन द सेम रिसेप्टर साइट कॉम्पिटिटिव एक्ट करते हैं, रिवर्सिबल बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव में होती है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव कैसे डिफर करेगा, रिड्यूस मैक्सिमम रिस्पॉन्स इवन एट हाई एगोनिस्ट डोज, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। कह रहे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट जो होते हैं बच्चों वो डिफरेंट साइट पे बाइंड करेंगे, जो एगोनिस्ट बाइंड कर रहा था ना उससे अलग साइट पे बाइंड करते हैं, उसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, है ना, या फिर ये इरिवर्सिबल तरीके से एक्टिव साइट से बाइंड करते हैं। तो कह रहे दिस एक्शंस रेंडर सम रिसेप्टर फंक्शनली इनएक्टिव इफेक्टिव रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसेप्टर। कह रहे अगर तुम इंक्रीज करोगे एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को, कैन नॉट ओवरकम द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव, है ना। जितना भी हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा ले, है ना, इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते नॉन कॉम्पिटिटिव में। लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है बच्चों, अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो तुम इसको ओवरकम कर सकते हो, है ना।
तो कह रहे हैं इसीलिए इसका आंसर था कि रिड्यूस मैक्सिमम रिस्पॉन्स इवन एट हाई एगोनिस्ट की डोज को कितना भी हाई कर लो, हमारा जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स तो रिड्यूस ही रहेगा। ओके, तो कह रहे हैं कि अगर एगोनिस्ट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, कैन नॉट ओवरकम इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, मैक्सिमम पॉसिबल रिस्पॉन्स ऑफ द एगोनिस्ट इज रिड्यूस ही रहेगा बच्चों नॉन कॉम्पिटिटिव में। ओके, और जो इनके इसके अलावा जो आपके कॉम्पिटिटिव होते हैं उसमें कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हो बाय कैसे, बाय सिंपली इंक्रीज कर दो एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को। तो जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का इफेक्ट है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं हमारे एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा के, और मैक्सिमम रिस्पॉन्स कैन स्टिल बी रीच्ड। ओके, तो ये अंतर है आपका कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में, थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना बच्चों। इसके ऊपर क्वेश्चन देखो बनता है, बना हुआ है। फ्लोक्यूलेशन इन कोलोइडल सस्पेंशन रेफर्स टू, फ्लोक्यूलेशन का मतलब बताओ, फ्लोक्यूल्स बन रहे हैं बच्चों। फ्लोक्यूलेशन इरिवर्सिबल पार्टिकल का कोएलिसेंस हो रहा है, रिवर्सिबल एग्रीगेट हो रहा है, पार्टिकल्स का कंप्लीट डिसोल्व हो रहा है तुम्हारे पार्टिकल्स, या यूनिफॉर्म पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें रिवर्सिबल एग्रीगेशन होता है पार्टिकल्स का हमारा फ्लोक्यूलेशंस में। ओके, तो कहते हैं फ्लोक्यूलेशंस जो होता है कोलोइडल सस्पेंशन में, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लूज बल्कि एग्रीगेट्स बन जाते हैं थ्रू वीक फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ये एग्रीगेट्स बच्चों आसानी से ब्रोकन अपार्ट अलग अलग हो सकते हैं और रिडिस्पर्स, सिंपल एजिटेशन से रिडिस्पर्स हो जाते हैं, शेक करोगे या फिर स्टर करोगे तो, है ना। तो इसलिए क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और इरिवर्सिबल पार्टिकल कोएलिसेंस जो होता है, यहाँ पर इरिवर्सिबल तरीके से एग्रीगेशन हो जाएगा पार्टिकल्स का, पार्टिकल हेल्ड टुगेदर क्लोजली, डिफिकल्ट होता है रिडिस्पर्स करना टिपिकली, इसे हम कोएगुलेशन कहते हैं। कोएलिसेंस यूजुअली रेफर्स टू मर्जिंग, इसमें ड्रॉपलेट्स जो होती है ना, इमल्शन में देखिए हम ड्रॉपलेट्स से बबल्स मर्ज होके कोएलिसेंस बना लेते हैं। ओके, पर्पस ऑफ कैरिंग आउट डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर इज टू, देखो प्रेशर तुमने क्या करा, डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर मतलब कि प्रेशर रिड्यूस कर दिया, है ना। तो इससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। प्रेशर को रिड्यूस करने से क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो इससे क्या होता है कि भाई जो तुम्हारे जिनका बॉइलिंग पॉइंट देखो, अवॉइड थर्मल डिग्रेडेशन, मॉलिक्यूल का थर्मल डिग्रेडेशन जो होता है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं इसे। बाकी एनहांस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, एनहांस एफिकेसी डिस्टिलेशन प्रोसेस का, या सेपरेट आइसोटोप्स एंड लिक्विड ऑफ सिमिलर वोलेटिलिटी। तो यहाँ पर होगा कि थर्मल डिग्रेडेशन मॉलिक्यूल्स का अवॉइड हो जाता है जब हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन अंदर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करते हैं, है ना। तो ऑप्शन 1 होगा, कह रहे बाय रिड्यूसिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, अलो इट टू वेपोराइज एट डिस्टिल एट मच लोअर टेम्परेचर देन इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स जो होते हैं उनका डिकम्पोजिशन को इससे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, है ना। तो इससे क्या होता है, वही लिखा हुआ है, ड्रग जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर जो डिकम्पोज होती है एट और बिलो देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन बनता है, देखो भाई ड्रग जो डिकम्पोज होती है एट और बिलो देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके लिए तुम कौन सा डिस्टिलेशन यूज करोगे, तो हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करेंगे, है ना। तो ये यूज करते हैं कौन सा लिक्विड जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर डिकम्पोज होते हैं एट और बिलो देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके लिए क्या यूज करोगे, डिस्टिलेशन अंदर रिड्यूस प्रेशर यूज करोगे बच्चों। लोअरिंग द प्रेशर अबाउट लिक्विड सरफेस कोज बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, अलाउड टू बॉयल एट मच लोअर सेफर टेम्परेचर, दिस प्रिवेंट द हाई टेम्परेचर फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन और डिग्रेडिंग द हीट सेंसिटिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एसिड बेस कैटालिसिस इन्वॉल्व। एसिड बेस कैटालिसिस में क्या है भाई, डोनेशन या एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन बाय कैटालिस्ट, है ना। तो देखो कैटालिसिस हो रही है भाई, और एसिड बेस कैटालिसिस है ना। कैटालिस्ट क्या करते हैं भाई, हमारे जो रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। तो एसिड बेस कैटालिस्ट में क्या होगा, डोनेशन होगा या एक्सेप्टेंस होगा प्रोटॉन्स का बाय द कैटालिस्ट, है ना। तो ये एसिड बेस कैटालिस्ट में आ जाएगा। बाकी कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कैटालिसिस में होगा बच्चों ये मेटल आयन यूज होंगे या फिर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का नहीं होता बच्चों, यहाँ पे प्रोटॉन का होता है डोनेशन या एक्सेप्टेंस एसिड बेस में, है ना। तो हमारा जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे एसिड बेस कैटालिसिस में क्या होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, जब हम एसिड या बेस कैटालिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे बाय डोनेटिंग एक्सेप्टिंग प्रोटॉन्स। ओके, दिस प्रोसेस प्रोटॉन ट्रांसफर मेक द रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव एंड लो कराते हैं एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एसिड बेस कैटालिसिस के बारे में। ओके बच्चों, कंज्यूमर बिहेवियर इज अ प्रोसेस वेयर कंज्यूमर डिसाइड्स वेदर, है ना। तो कह रहे वांट टू एडवर्टाइज, वांट टू एंडोर्स, वांट टू बाय या वांट टू सेल, है ना। तो कह रहे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज ए प्रोसेस जहां पर कंज्यूमर डिसाइड करते हैं वेदर
तो क्या हो जाएगा व्हाट टू बाय, है ना, कंज्यूमर क्या डिसाइड करेंगे व्हाट टू बाय। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बच्चों तुम्हारा 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे सीरोटोनिन सिंड्रोम इज मोस्ट लाइकली कोज्ड बाय कंबाइनिंग सीरोटोनिन सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। देखो ये सिंड्रोम तुम्हें देखने को मिलता है जब एसएसआरआई जो होते हैं उनको हम कंबाइन कर देते हैं हमारे जो एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ में। जैसे कि तुम्हारे देखो यहाँ पर एनसेड्स तो होगा नहीं बच्चों, डायूरेटिक बीटा ब्लॉकर नहीं होगा, आपके माओ इनहिबिटर्स के साथ में अगर तुम कंबाइन कर देते हो तो हमें जो है सीरोटोनिन सिंड्रोम देखने को मिलता है। कैसे किसके साथ में होगा ये, जब कंबाइन करेंगे एसएसआरआई को एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ में, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया माओ इनहिबिटर्स। ऑप्शन है आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे व्हाट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडीज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। तो फार्माकोलॉजी की आप 2 मेन जो है ब्रांच पढ़ते हैं हम, फार्माकोडायनेमिक होता है, एक फार्माकोकाइनेटिक होता है। काइनेटिक में आप एडीएमई को पढ़ते हो बच्चों, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, और डायनेमिक में ड्रग क्या करती है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना, ये सब जो है डायनेमिक में आता है। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये तुमसे पूछ रहा है ये व्हाट ड्रग क्या करेगी बच्चों, ड्रग क्या करेगी, ड्रग डायनेमिक, ड्रग को डायनेमिक से हमने याद करा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर फार्माकोविजिलेंस में हम लोग जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है ना उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। काइनेटिक में आपका एडीएमई है, फार्माकोथेरेपेटिक्स है। तो यहाँ पर जो है आपका डायनेमिक हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्या इंटरफेरॉन अल्फा प्रोड्यूस्ड वाया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने जो प्रोड्यूस करे इंटरफेरॉन अल्फा, तो इसको प्राइमरली यूज टू ट्रीट। देखो हाइपरटेंशन के लिए तुमने पढ़े इंटरफेरोन्स, बिल्कुल नहीं पढ़े। अस्थमा में या डायबिटीज में पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़े भाई। हमने तो क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में हम यूज करेंगे इंटरफेरॉन अल्फा को, जो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करे गए हैं। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो, इन डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करना है। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी के लिए कह रहे हैं सिस्टमिकली अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग, है ना। तो ओरल की बायोअवेलेबिलिटी को आपने किससे कंपेयर करा था, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी को निकालने के लिए हम ओरल को जो है कंपेयर करेंगे आईवी रूट से बच्चों। तो ये इंट्रामस्कुलर सबलिंगुअल रेक्टल नहीं होगा, यहाँ पर आपका इंट्रावीनस होगा जिसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होता है। ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जा रही है मेरे बच्चों, ठीक है। तो आईवी रूट से कंपेयर करेंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट जैसे कि ओरली, इसको डिटरमाइन करेंगे बाय कंपेयर करेंगे इट्स का एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन डायग्राम एयूसी टू द एयूसी ऑफ द सेम ड्रग एडमिनिस्टर ए जो है इंट्रावेनसली, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व जो होता है हमारा बायोअवेलेबिलिटी को बताता है ना। तो ये ओरल की उसको कंपेयर करेंगे एयूसी आईवी से, तो इससे हमारा जो है एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी हो जाएगा। ओके, कह रहे फेज 2 ऑफ इक्विपमेंट वैलिडेशन रेफर्स टू, सो फेज 2 जो होता है इक्विपमेंट वैलिडेशन का वो क्या है, डिजाइन क्वालिफिकेशन है, वैलिडेशन मेंटेनेंस फेज होता है, प्री वैलिडेशन बच्चों फेज 1 में आता है, फेज 1 में डिजाइन क्वालिफिकेशन आ जाएगा, ये मेंटेनेंस वाला फेज 3 आता है। बचा क्या, प्रोसेस वैलिडेशन फेज बचा, जो कि ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट है बच्चों। कह रहे फेज 1 जो होता है प्री वैलिडेशन फेज होता है जिसमें कि तुम्हारा डिजाइन क्वालिफिकेशन आता है फेज 1 में, है ना। तो प्री वैलिडेशन और डिजाइन क्वालिफिकेशन तो फेज 1 ही हो गया, है ना, ठीक है। फेज 2 में प्रोसेस वैलिडेशन फेज में क्या क्या आता है, इसमें इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ओके, और फेज 3 तुम्हारा क्या है बच्चों, वैलिडेशन मेंटेनेंस फेज होता है, ठीक है। नहीं सर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन इंटरैक्शन का, तो फोलिक एसिड का फेनिटोइन के साथ में, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड का प्रोबेनासिड के साथ में, टेट्रासाइक्लिन का मिल्क के साथ में, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का बार्बिटरेट्स के साथ में। फिजिकल जो है एब्जॉर्प्शन इंटरैक्शन जो है बच्चों आपका टेट्रासाइक्लिन का मिल्क के साथ में, अगर हम टेट्रासाइक्लिन को लेते हैं तो मिल्क का कैल्शियम जो है बच्चों, है ना, वो चिलेट्स बना लेगा हमारी टेट्रासाइक्लिन के साथ में। ओके, तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। इंटरेक्शन जो है इन दोनों का क्या है बच्चों, ये एग्जांपल आपका एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शंस का, कैल्शियम जो होता है मिल्क में वो बाइंड करेगा टेट्रासाइक्लिन के साथ में, नॉन एब्जॉर्बेबल चिलेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बच्चों जीआईटी में, जो रिड्यूस करा देगा एब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवनेस तुम्हारी एंटीबायोटिक की टेट्रासाइक्लिन की। ओके, नेक्स्ट है एंटीकोलिनेस्ट्रेज कॉमनली यूजेस। तो एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो होता है बच्चों एसिटाइलकोलिन जो होता है उसकी हाइड्रोलिसिस कराता है, जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम उसको इनिबिट कराने वाली ड्रग तुम्हारी एंटीकोलिनेस्ट्रेज होती है। तो इसमें तुमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ रखे हैं, बिल्कुल पढ़ रखे हैं। तो कह रहे कि इनका यूज क्या है, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर के रूप में तुम इनको यूज करोगे, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड के रूप में,
या फिर तुम इनको इंडस्ट्रियल पेस्टिसाइड, फंजिसाइड, तो ये हमारे क्या इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है। एग्रीकल्चरल और हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड बच्चों तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। फॉलोइंग इज नॉन पर ओरल, मतलब देखो नॉन पर ओरल है, मतलब कि ओरली नहीं दे रहे, ये रूट जो है इसमें तुम्हारी ड्रग जो है ओरली नहीं दी जाएगी, है ना। एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट और अदर रूट, दूसरे रूट पर इसका एडवांटेज क्या है? एक तो तुम देखो ओरली नहीं दे रहे, तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, है ना, ओरल रूट से ज्यादा होता है, एक तो वो नहीं होगा, ये एडवांटेज है इसका। तो क्या एनहेंस होगा जीआईटी, मोटिलिटी फास्ट होगा, डिग्रेडेशन ड्रग नहीं, ड्रग का डिग्रेडेशन फास्ट नहीं होगा क्योंकि हम उसको ओरल रूट से दे रहे, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में जाके वो नहीं होगा, है ना। फर्स्ट पास तो होगा ही नहीं, अवॉइड होगा, हाँ अवॉइड होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना। तो इसमें जैसे कि तुम टॉपिकल देते हो, है ना, और जो ये वाले रूट आ जाएंगे इसमें, जैसे नॉन पर ओरल है तो इसमें आपका ओरल रूट नहीं आएगा, ओके। बाकी एक्स्ट्रा वस्कुलर है तो इसका एडवांटेज क्या है, अवॉइड होता है इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कह रहे विच एजेंसी ओवरसीज फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया, है ना, तो कौन सी एजेंसी है तुम्हारा, सीडीएससीओ, डब्ल्यूएचओ, एफडीए या ईएमए, है ना। तो ये फुल फॉर्म सभी की आपको आनी चाहिए बच्चों, तो आपका सीडीएससीओ हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे सीडीएससीओ जो होता है आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेगुलेट करते हैं फार्मास्यूटिकल्स को और मेडिकल डिवाइस को इंडिया में। इट प्लेज अ की रोल इन मॉनिटरिंग ड्रग सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस इंक्लूडिंग रिसीविंग एंड एक्टिंग ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट है विच मटेरियल प्रेफर्ड फॉर पेरेंटल ड्रग पैकेजिंग के लिए, केमिकल इनर्टनेस की वजह से। तो पेरेंटल ड्रग की पैकेजिंग के लिए आप टाइप 1 ग्लास हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास को यूज कर लेते हो बच्चों, है ना। एल्यूमिनियम फॉइल, पॉलीथिलीन, पॉलीमर क्लोराइड, नहीं आपका बोरोसिलिकेट ग्लास, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। कह फॉलोइंग इज आर यूज टू मेक होमोजीनियसली डिस्पर्स्ड एरोसोल प्रेपरेशन, तुमने बनाना है, क्या यूज करोगे, बाइंडर यूज करोगे बच्चों, सर्फेक्टेंट, ग्लाइडेंट, तो ग्लाइडेंट फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं ना, टैबलेट्स कैप्सूल्स में तुम इनको यूज कर रहे होते हो। डिटर्जेंट्स का क्लीनिंग एक्शन होगा, बाइंडर तो भाई जो है ये भी हम यूज करते हैं टैबलेट कैप्सूल्स में हमारे, है ना। तो सर्फेक्टेंट यहाँ पर हमारा यूज होता है होमोजीनियसली डिस्पर्स्ड एरोसोल प्रेपरेशंस को बनाने के लिए सर्फेक्टेंट यूज होते हैं, जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं इनको यूज करते हो होमोजीनियसली डिस्पर्स्ड आपका जो एरोसोल प्रेपरेशंस को बनाने के लिए, पर्टिकुलर इन केस जहाँ पर सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड या गैसेस मीडियम में, है ना, ठीक है। सर्फेक्टेंट व्हेन यूजेस, जब इनको एज अ वेटिंग एजेंट्स या फिर डिस्पर्सिंग एजेंट्स की तरीके से यूज करते हो तो ये क्या कराते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करा देते हैं, एंश्योर द सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू द फॉर्मुलेशन प्रिवेंटिंग क्लम्पिंग या सेपरेशन, ओके। नेक्स्ट देखो मेन पर्पस ऑफ कंज्यूमिंग फंक्शनल फूड्स, भाई फंक्शनल फूड्स को जो है कंज्यूम करने का मेन पर्पस क्या होता है, देखो एनहेंस करना फ्लेवर मील्स में, तो ये तो कोई पर्पस नहीं होगा। सपोर्ट करना स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन, प्रिवेंट डिजीज, रिप्लेस रेगुलर मेडिसिन या गेन वेट क्विकली, तो क्या होगा, सपोर्ट स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस एंड प्रिवेंट डिजीज, तुम्हारा बच्चों ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन पे बेस्ड है। गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एफिनिटी, तो बच्चों तुम्हारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है, एफिनिटी नाम से पता लग रहा है एफिनिटी है बच्चों, है ना। तो हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जो होता है 2 मॉलिक्यूल के बीच में उसके ऊपर बेस्ड है तुम्हारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो एक सेपरेशन का बच्चों टेक्निक होता है जहां जो स्पेशली रिलाइज ऑन द हाईली सेलेक्टिव एंड रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, जैसे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट या इनहिबिटर के बीच में, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में, रिसेप्टर और लिगेंड के बीच में, ओके। नेक्स्ट देखो ऑरेंज पील इफेक्ट कैन बी मिटिगेटेड बाय, तो इसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डिक्रीज करेंगे स्प्रे का डिस्टेंस, ऐड करेंगे मोर टैल्क कोटिंग फॉर्मूलाज में, या फिर यूज करेंगे फाइन स्प्रे नोजल्स को, या फिर स्लो डाउन कर दोगे कोटिंग पेन की स्पीड को। तो हम क्या करेंगे भाई, फाइन स्प्रे नोजल्स को यूज करेंगे, ओके। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे ऑरेंज पील जो इफेक्ट है टैबलेट की कोटिंग का एक डिफेक्ट होता है बच्चों ये, ठीक है। तो ये होता है इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सोल्यूशन बिफोर ड्राइंग, इसकी वजह से तुम्हारा ऑरेंज पील इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलता है,
ठीक है। तो कह रहे कैन बी अ रिजल्ट ऑफ लार्ज स्प्रे ड्रॉपलेट की वजह से ये हो सकता है दैट डू नॉट क्वालिस प्रॉपरली ऑन द टैबलेट सरफेस, ठीक है। तो हम प्रॉपर जो है क्या फाइन स्प्रे नोजल्स को यूज करेंगे, तो ये क्या करेंगे हेल्प टू एटोमाइज द कोटिंग सोल्यूशन इनटू स्मॉलर एंड मोर यूनिफॉर्म ड्रॉपलेट। ये जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स होती है, स्प्रेड होती है, क्वालिस होती है मोर इफेक्टिवली ऑन द टैबलेट सरफेस बिफोर ड्राइंग विच रिजल्ट इज स्मूदर मोर यूनिफॉर्म फिनिश मिटिगेट द ऑरेंज पील डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो मियोसिस रिजल्ट इन नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म। देखो एक तुम्हारे सेल डिवीजन में एक तो माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है बच्चों, जैसे तुम्हारे 2n सेल थी, है ना, 2n से 2 सेल बनेंगी, वो दोनों 2n ही रहेंगी बच्चों, है ना। क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है, ये जैसी ये थी वैसी ही रहती है। अब माइटोसिस में बता रही हूं मैं तुमको। अब मियोसिस में क्या होता है, जो तुम्हारी 2n थी वो क्या बन जाएगी, nn बन जाएगी, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। ये तो मियोसिस 1 हुआ। अब मियोसिस 2 होता है जिसमें फिर ये n बन जाएगा, मतलब कि एक सेल से कितनी बन गई, तुम्हारी 4 सेल बन गई, लेकिन इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया मेरे बच्चों। यहां पर सेम था, ये याद रखना है ना। ये डिप्लॉइड की डिप्लॉइड थी, ये हैप्लॉइड हो गई। तो ये मैंने तुम्हें डिफरेंस भी बता दिया माइटोसिस मियोसिस में, है ना। तो इसमें सिर्फ एक ही डिवीजन हो रहा था, इसमें 2 डिवीजन है मियोसिस में। और इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर सेम था, इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, हाफ हो गया। और ठीक है, और जो है इसमें 2 सेल बनी थी और इसमें 4 सेल बनेगी। अभी तो कह रहे मियोसिस रिजल्ट्स इन डैश नंबर, इसमें अभी तो मियोसिस में पूछा है, माइटोसिस में तुमसे पूछ ले तो हम बता सकते हैं भाई माइटोसिस में 2 बनती है, मियोसिस में 4 बनती है। बस अंतर है, माइटोसिस में तो क्रोमोसोम का नंबर डबल था, लेकिन मियोसिस में आधा हो गया। गैमेट्स वगैरह में मियोसिस होती है बच्चों, है ना। बाकी माइटोसिस आपकी सारी सेल्स में माइटोसिस होती है। तो यहाँ पर मियोसिस में कितनी सेल्स बनी बताओ भाई, 4 बनी भाई। क्रोमोसोम का नंबर तो भाई आधा हो गया, हैप्लॉइड बनी बट 4 बनी, ठीक है। तो हम ऑप्शन जो है 1 कर देंगे। 4 और 2 बनती जब तुम्हारा माइटोसिस होता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ने ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट सोचा है। कह रहे मियोसिस 2 स्टेज सेल डिवीजन प्रोसेस बिल्कुल होता है, जिसमें क्या बनता है, 4 डॉटर सेल्स बनती है फ्रॉम आ सिंगल पेरेंट सेल से। 4 डॉटर सेल्स बन रही है, रिजल्टिंग सेल्स हैप्लॉइड होती है बच्चों। क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, मीनिंग दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल डिप्लॉइड पेरेंट सेल। मैंने तुमको अभी बताया कि भाई 2n था तो nn हो जाएगा, फिर दोबारा इससे nn हो जाएगा, इससे nn हो जाएगा। ये मियोसिस 1, ये मियोसिस 2, तो एक सेल से बन गई 4 सेल, क्रोमोसोम का नंबर हो गया आधा। समझ आया, बिल्कुल आया। मियोसिस टाइप ऑफ सेल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। माइटोसिस की बता रहे हैं ना, इसमें 2 डॉटर सेल बनी। तो माइटोसिस में क्या था, 2n था, इसे 2n बन गया, ये भी 2n बन गया। ये माइटोसिस है, 2 सेल्स बनी, क्रोमोसोम का नंबर सेम था, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही था, ठीक है। सिंगल पेरेंट सेल से 2 सेल्स बनेंगी, डिप्लॉइड होंगी। दी सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, ओरिजिनल पेरेंट सेल की जैसी होती है, और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें होते हैं, है ना। सही है भाई, बिल्कुल सही है। प्राजोसिन क्या है भाई, तुम्हारा सेलेक्टिव क्या होता है, बीटा 1 के ब्लॉकर में नहीं आता भाई, वहां पर तुम्हारा एट्रिनोलोल ये सब आएंगे। बीटा 2 के एगोनिस्ट में भाई हमारा साल ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालीन, सार्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बेमिटिरोल। बीटा 2 के एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंकोप्लाज्मा में यूज कर रहे होते हो। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में फेंटोलामिन, फिनॉक्सीबेंजामिन ये सब आते हैं। अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर में तुम्हारा आता है बच्चों प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन, जोसिन, जोसिन, जोसिन वाले क्या होते हैं, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों, तुमने देखा है क्लासिफिकेशन से बच्चों तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हें मिलते ही मिलते हैं। क्लासिफिकेशन तो हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है बच्चों, वहां पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देखो एटीपी सिंथेज, कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम सी या ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन होता है फाइनली इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करके, है ना। तो यहाँ पर काम करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन जो है एटीपी सिंथेज तुम्हें दिया हुआ है, तो ये एक एंजाइम होता है, ये एनर्जी को यूज करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट से क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है ना, उसे एनर्जी लेगा और ये क्या बना देगा, एडीपी प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना। तो ये क्या कर देगा बच्चों, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बना देगा एनर्जी को यूज करके। एटीपी सिंथेज का काम है भाई एटीपी को प्रोड्यूस करना। हमारा कोएंजाइम क्यू के बारे में देख लो भाई, ये इसको यूबिक्विनोन भी कहते हैं। एक बार ये क्वेश्चन बना हुआ था, यूबिक्विनोन क्या कोएंजाइम क्यू होता है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, शटल इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन का शटल कर रहा है, और ये इंटरमीडिएट एक्सेप्टर होता है। फाइनल
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, इंटरमीडिएट बीच में आता है ये, है ना। फिर जो है साइटोक्रोम सी, ये भी इंटरमीडिएट कैरियर ही होता है, ये भी दूसरा मोबाइल कैरियर स्मॉल प्रोटीन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 को ट्रांसफर करेगा, ये भी इंटरमीडिएट है। लेकिन जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तुम्हारे यहाँ पर ऑक्सीजन याद रखना है, ऑक्सीजन जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एट द एंड ऑफ चेन के एंड में, है ना, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स 4 और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के पास जाते हैं, विच देन कंबाइन विद प्रोटोन से कंबाइन करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, प्रोटोन लेके उससे कंबाइन होकर वाटर बना देगा। ये स्टेप बहुत ही क्रूशियल होता है मेंटेन करने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द चैनल अलाउ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टू कंटिन्यू विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द सेलुलर एटीपी, है ना। तुमने पढ़ा है जो हमारे NADH FADH बनते हैं उनसे एटीपी बनते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू बनते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहाँ पर तुम्हारा फाइनल जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर हमारा ऑक्सीजन, हमने याद रखना है ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है बच्चों, ठीक है। जो है ये ऑक्सीजन कंबाइन करेगा जो है प्रोटॉन के साथ में और बना देगा वाटर, ये फाइनल स्टेप होता है, ठीक है। कह रहे कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन पैरासीटामोल इज सेड टू हैव, भाई एस्पिरिन को दे रहे हो तुम, पैरासीटामोल के साथ में सिंपली इफेक्ट ऐड होता है बच्चों। देखो फंक्शनल एंटागोनिज्म नहीं होता, सुपरा एडिटिव कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, एडिटिव हो रहा है, एंटागोनिस्ट नहीं है, सिंपल इफेक्ट ऐड होता है। ओके जब हम दे रहे हैं एस्पिरिन को पैरासीटामोल के साथ में तो ये एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन बच्चों तुम्हारा आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है बच्चों ऑप्शन जो है 3 बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चों, स्ट्रक्चर प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ स्टमक का जो एसिड है उसका बैक फ्लो ना हो जाए इसोफेगस में, है ना। इसोफेगस में जो स्टमक के एसिड का बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, इलियोसिकल वोल्व होता है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। देखो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर तो यही होता है बच्चों, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है ना ये प्रेजेंट होता है ना। तो ये क्या करता है कि स्टमक का जो कंटेंट है, स्टमक का जो एसिड है उसका बैक फ्लो इसोफेगस में ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए तुम्हारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है बच्चों, है ना। तो ये जो स्फिंक्टर है LES हम इसको बोलेंगे, है ना। तो ये मसल वॉल लोकेटेड जंक्शन द स्टमक और जो इसोफेगस के जंक्शन पे ये प्रेजेंट है बच्चों, है ना। जो इसोफेगस है और स्टमक का जो जंक्शन है वहां पर ये वाला जो है तुम्हारा LES लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर प्रेजेंट है। कह रहा इफेक्टिवली स्टॉप करता है स्टमक के एसिड को फ्रॉम ट्रैवलिंग बैक अप इनटू द इसोफेगस। ओके फिर तुम्हारा जो पाइलोरिक स्फिंक्टर इसके ऑप्शंस में दिया हुआ है ये कहाँ पर होता है बच्चों, ये जो स्टमक होता है तुम्हारा स्टमक के बॉटम पे प्रेजेंट होता है। स्टमक के बॉटम पे क्या करेगा अभी ये कंट्रोल करता है फूड फ्रॉम स्टमक इनटू, जो फूड का फ्लो है स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा क्या है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ओके स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या है बच्चों, ये रेगुलेट कर रहा है फ्लो ऑफ बाइल, बाइल के फ्लो को, पेंक्रेटिक जूस के फ्लो को इनटू द डियोडिनम, है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियोसिकल वॉल्व क्या होता है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, जंक्शन ऑफ द इलियम, इलियम जो कि लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना। डियोडिनम जिजनम इलियम तुमने पढ़े हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट इलियम है ना, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन जो है उनके जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। ओके और ये क्या करेगा बच्चों, प्रिवेंट करता है कंटेंट लार्ज इंटेस्टाइन का कंटेंट फ्रॉम बैकिंग अप इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो थोड़े से ये हमें पता होने चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। इलियोसिकल वॉल्व कहाँ है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, पाइलोरिक स्फिंक्टर, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, आपको सारे पता होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी मैनेजमेंट Q2 सिग्निफाइज, है ना। तो ये क्वालिटी गाइडलाइंस होती है उसमें Q2 किसके बारे में, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम है, स्टेबिलिटी है, एनालिटिकल वैलिडेशन है, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो एनालिटिकल वैलिडेशन ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। Q2 जो है इसमें क्या आएगा, एनालिटिकल वैलिडेशन। तो ICH-Q जो गाइडलाइंस है ना बच्चों, इसमें Q1 Q2 आपको ये Q10 11 तक याद होने चाहिए। तो Q1 में क्या आता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग आती है, Q2 में एनालिटिकल मेथड के वैलिडेशन आते हैं, Q3 में इम्प्योरिटीज आती हैं, Q4 में फार्माकोपियल हार्मोनाइजेशन, Q5 में क्वालिटी ऑफ बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, Q6 में स्पेसिफिकेशंस, Q7 में GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, Q8 तो GMP वाला भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ एग्जाम में। Q8 में क्वालिटी फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, Q9 में क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, Q10 में फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम और Q11 डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। जैसे हमसे Q2 पूछा हुआ है तो इस तरीके से हमसे Q7 है ना, सारे इंपॉर्टेंट हमें सारे याद होने चाहिए। ओके
नेक्स्ट है फॉलोइंग कंपोनेंट इज इन फंक्शनल फूड हेल्प इंप्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट होता है फंक्शनल फूड का? प्रोबायोटिक्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रेजर्वेटिव। तुम्हारे ये प्रोबायोटिक्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स जो फंक्शनल फूड में प्रेजेंट होते हैं वो इंप्रूव करते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ को। ओके, तो प्रोबायोटिक्स बच्चों आपके क्या होते हैं? लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया या फिर यीस्ट होते हैं जिनको तुम कंज्यूम करते हो एडिक्वेट अमाउंट में एज पार्ट ऑफ फंक्शनल फूड, जैसे योगर्ट में। तो सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स तुम्हें प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलरली टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, कह रहे सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंप्राइज ऑफ डैश पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल तुमने पढ़ा, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन तुमने पढ़ेगी बच्चों। 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है, और एक कनेक्ट होती है डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं इनके बीच में। तो कितनी होती है एंटीबॉडी में? 4 जो है कहाँ है? ऑप्शन 2 में 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है बच्चों। ओके, तो सिंगल एंटीबॉडी में वही 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 हैवी आइडेंटिकल हैवी, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होती है, और ये जो हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है इनके बीच में, है ना। और वाई शेप का स्ट्रक्चर याद रखना, एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर कैसा वाई शेप का होता है एंटीबॉडी का। कह रहे व्हाट डज GACP स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड हर्बल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो GACP क्या है बच्चों? सिंपल सा फुल फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए इसका। तो ग्लोबल एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल फार्मेसी, जनरल एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन पॉलिसी, गुड एनालिटिकल एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस है, गुड एग्रीकल्चरल और कलेक्शन प्रैक्टिस होगा बच्चों, है ना। ऑप्शन 4 कहते इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड हर्बल प्रोडक्ट डेवलपमेंट GACP स्टैंड्स फॉर गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिस, है ना। तो कह रहे GACP refers to the recommended standards for the cultivation and collection of medicinal plant to ensure safety, quality, purity of the resulting हर्बल प्रोडक्ट। ये गाइडलाइंस जो होती है ये किस में हेल्प करते हैं? मिनिमाइज करने में कंटामिनेशन को, और कंट्रोल ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग प्रोसेस। ओके, ग्रोथ एंड हार्वेस्टिंग प्रोसेस फ्रॉम सीड्स टू प्राइमरी प्रोसेसिंग टू एंश्योर कंसिस्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कंटेंट एंड ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी। ओके, कह रहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज हो रही है, मतलब, है ना, एक्सोथर्मिक, है ना। इसमें एंथैल्पी क्या होगी? 0 होगी, नेगेटिव पॉजिटिव, या दोनों होगी? दोनों नहीं होती, 0 नहीं होती। इसमें क्या होता है? नेगेटिव होती है। एंथैल्पी क्या होती है? एक्सोथर्मिक, है ना, तो इसमें नेगेटिव होती है। कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होती है उसमें केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और सराउंडिंग। तो कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिफाइंड एज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है। एनर्जी रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट की जो है लोअर एंथैल्पी होगी रिएक्टेंट से, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका जो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्ट इन कंसिस्टेंटली नेगेटिव वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक के लिए आपका जो है ये एंथैल्पी नेगेटिव होगा, और एंडोथर्मिक की बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा, है ना। पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज होता है जब आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट अब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से। तो ध्यान रखना, अभी तुमसे एक्सोथर्मिक का पूछा है ना, एक्सोथर्मिक जिसमें कि तुम्हारा क्या है? एंथैल्पी नेगेटिव था। अगर तुमसे एंडोथर्मिक का पूछ लेंगे तो आप कहोगे पॉजिटिव होगा। ओके, करें विच चैनल स्ट्रैटेजी मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर हाई मार्जिन स्पेशलिटी ड्रग्स। बताइए कौन सी चैनल की स्ट्रैटेजी होती है जो मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट को फॉर हाई मार्जिन स्पेशलिटी ड्रग्स के लिए? डायरेक्ट टू हॉस्पिटल सेल्स, डिस्काउंटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स, या मास मार्केट रिटेल। तो ये होता है डायरेक्ट टू हॉस्पिटल सेल्स जो होती है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉर हाई मार्जिन स्पेशलिटी ड्रग्स के लिए डायरेक्ट टू हॉस्पिटल सेल्स या हाईली कंट्रोल्ड एक्सक्लूसिव मॉडल ऑफन मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर बाय कटिंग आउट इंटरमीडियरी, है कि इसमें इंटरमीडियरी बीच में नहीं आते, है ना। तो इससे जो है प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। जो इंटरमीडिएट जैसे कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, तो इससे की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है ना। एंड अलो फॉर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स इंश्योरिंग ब्रांड कंट्रोल एंड टेलर्ड सर्विस। कह ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ हर्बल ड्रग स्टैंडर्ड इज फैसिलिटेटेड बाय। तो कह ट्रेडिशनल मेडिसिन रजिस्ट्रीज, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स, ICH हार्मोनाइजेशन एफर्ट्स, या नेशनल फार्माकोपिया, है। तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ हर्बल ड्रग स्टैंडर्ड्स इज फैसिलिटेटेड बाय, तो इसके लिए हो जाएगा ICH हार्मोनाइजेशन एफर्ट्स, ऑप्शन 3। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन, जब एल्केन्स तुम्हारे होते हैं रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, है ना। तो एल्केन्स जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में तो रिएक्शन एलिमिनेशन नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, एडिशन होता, कंबशन होता है। कौन सा होता है? कंबशन रिएक्शन, जिसे तुम बोलोगे। ऑप्शन 4 हो जाएगा। एल्केन कह रहे रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन में, प्रोसेस कॉल्ड कंबशन। ये ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन होती है जो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, मीनिंग इट रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज हीट एंड लाइट। ओके, फॉर दिस रीजन एल्केन आर वाइडली यूज्ड एज फ्यूल, जैसे कि मीथेन इन नेचुरल गैस। ओके, नेक्स्ट है सिडोफोविर प्राइमरली यूज टू ट्रीट। सिडोफोविर कहाँ पर यूज करोगे? इन्फ्लुएंजा ए के लिए,
साइटोमेगलोवायरस CMV रेटाइनिटीज के लिए, हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी। तो CMV जो रेटाइनिटीज जो होता है ना, तो आइज के रेटिना का ये इन्फेक्शन होता है रेटाइनिटीज। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फॉलोइंग इज एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग, तो ये भी तुम्हारा क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। कौन सा है? सिंपल तुम्हें यही बताना है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी नहीं है ना। टिरोफिबैन, एप्टिफिवाटाइड, एप्सिक्सी, ये कहाँ पढ़े तुमने? ये GP सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट, ये तुमने पढ़े थे ना जब एंटी प्लेटलेट ड्रग पढ़ी होगी, वहां पर तुम्हें याद करो टिरोफिबैन आया होगा। रिवारोक्साबैन, एपिक्साबैन कहाँ पढ़े हैं ये तुमने पता है कहाँ पढ़े? जब तुमने पढ़े थे जो एंटीकोएगुलेंट पढ़े थे, तो वहां पे पेरेंटल और ओरल आते हैं, तो ओरल में डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर्स जो थे ना, डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर्स में तुमने एपिक्साबैन, रिवोक्साबैन पढ़ा होगा। टिकाग्रिलोर बताऊं मैं तुम्हें कहाँ पढ़ा? तुमने टिकाग्रिलोर तुमने कहाँ पढ़ा? जब तुमने एंटी प्लेटलेट में P2Y12 के ब्लोकर्स पढ़े थे, क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलोर, वहां तुमने पढ़ाया था मैंने ना, बिल्कुल सही है। बचा क्या? स्टैटिन। सिंपल सा भाई, आंसर तो बिल्कुल सिंपल सा था, मैंने तो क्वेश्चन तुम्हें ऑप्शन बता दिए। स्टैटिन तुम्हें पता है चमजीकोडाक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं बच्चों, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग में तुम्हारे स्टैटिन आते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहे फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फ्री रेडिकल क्या होता है? भाई फ्री रेडिकल क्या है? कह रहे मोलिक्यूल ओनली एग्जिस्ट विटामिन में ऐसा नहीं होता। अनस्टेबल मोलिक्यूल बिल्कुल सही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, स्टेबल नहीं होता भाई, हाईली अनस्टेबल रिएक्टिव होता है इसमें, पेयर नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इस करके ये हाईली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल मोलिक्यूल होता है तुम्हारा जो फ्री रेडिकल होता है ना। तो बेनिफिट बॉडी को नहीं, ऑलवेज बेनिफिट द बॉडी, ऐसा भी नहीं होगा। ये ऑप्शन 2 वाला मेरे बच्चों करेक्ट हो गया तुम्हारा। ओके, फ्री रेडिकल के बारे में कह रहे बेस्ट फ्री रेडिकल क्या? एटम मोलिक्यूल आयन जिसमें क्या एक या ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका आउटर मोस्ट शेल में, इसकी वजह से क्या होता है ये इसकी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होता है फ्री रेडिकल। ओके, कह रहे व्हाट क्वांटिटेटिव टूल इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ ए न्यू ड्रग लॉन्च? न्यू ड्रग लॉन्च की सक्सेस को इवैल्यूएट करेगा कौन सा क्वांटिटेटिव टूल? कह रहे ब्रांड एसोसिएशन स्टडीज, सेल ग्रोथ परसेंटेज, फोकस ग्रुप फीडबैक या कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। तो आपका सेल ग्रोथ परसेंटेज जो होता है ना बच्चों, सेल ग्रोथ परसेंटेज इवैल्यूएट करेगा न्यू ड्रग लॉन्च की सक्सेस को। सेल ग्रोथ परसेंटेज जो होता है ये क्वांटिटेटिव मैट्रिक यूज टू असेस न्यू ड्रग लॉन्च सक्सेस। ओके, कह रहे फॉलोइंग गवर्निंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूट बाय एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में इसका कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल काउंसिल कौन है भाई? तुम्हारी PCI होती है, हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी हर 5 साल में होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करा भाई हमारी PCI को। ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओरली एडमिनिस्टर्ड ऑस्मोटिक पंप किसका एग्जाम्पल है? प्रोलॉन्ग्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इमीडिएट रिलीज है, कंट्रोल्ड तरीके से रिलीज हो या डिलेड रिलीज। तो कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपका ऑस्मोटिक पंप जो है, ऑस्मोटिक पंप में इसमें ना 0 ऑर्डर रिलीज होता है, ये भी याद रखना तुम्हें ना। कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसमें 0 ऑर्डर जो आपने पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर वाला ना, ये वो 0 ऑर्डर भी इसमें याद रखना होता है। ओके, क्या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ ब्लैडर? भाई ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तुम्हारा जो ब्लैडर है ना, ठीक है, तो इसमें जो होती है देखो, अगर इसका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होगा? डायट्रासल कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स है ना, यहाँ पर जो वॉल होती है ना, यहाँ पर तुम्हारी डायट्रोसर मसल्स होती है, और जो यहाँ पर ये ना ये स्फिंक्टर होती है, ये इंटरनल स्फिंक्टर होती है। एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी होता है जो तुम्हारे वॉलंटरी कंट्रोल में होती है, लेकिन ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होती है ना वो तुम्हारे कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर तो है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इसमें नहीं होगा, इंक्रीज यूरिन का प्रोडक्शन। तो सिंपैथेटिक जब स्ट्रेस है, इमरजेंसी है, तब तो यूरिनेट होता ही नहीं है, इमरजेंसी में तो ये हो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता, कमी होता है। डायट्रोसर रिलैक्स करेगी, इंटरस्फेक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बताओ डायट्रोसर कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि रिलैक्स करेगी, तुम्हें पता होना चाहिए। देखो जब भाई स्ट्रेस है, इमरजेंसी है, तो क्या होगा? देखो नॉर्मली क्या होता है तुम्हें ये पता होना चाहिए भाई कौन सी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कौन सी रिलैक्स करेगी, तो यूरिनेशन होगा, है ना। तो देखो अगर तुम्हारी ये वाली मसल्स जो वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में तुम डायट्रोसर मसल्स होती है, डायट्रोसर कॉन्ट्रैक्ट करे और ये इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करे, तो वॉइडिंग ऑफ द ब्लैडर, यूरिनेशन होता है। ये तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक में होता ही है। अगर पैरासिम्पैथेटिक का पूछे तुमसे, तुम कहोगे डायट्रोसर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगी, यूरिनेशन होगा। लेकिन तुमसे सिंपैथेटिक का पूछा है, ये बता रहे हम पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट डाइजेस्ट नॉर्मली जो होता है, डायट्रोसर कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगी, यूरिनेशन होगा। लेकिन सिंपैथेटिक में भाई स्ट्रेस है, इमरजेंसी है, एकदम से शेयर देख ले तुमने सामने ना, तो क्या होगा? सिंपैथेटिक में ये डायट्रोसर तो कर जाएगी तुम्हारे रिलैक्स,
डेट्रूसर क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, और इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जिससे कि यूरिनेशन नहीं होगा, वॉइडिंग ऑफ द ब्लैडर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर तुमसे ये सिंपैथेटिक का पूछा है तो हम कहेंगे डेट्रूसर तो रिलैक्स करेंगी, इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जो है वॉइडिंग ऑफ द ब्लैडर नहीं होगा, यूरिनेशन नहीं होगा। अगर पूछते पैरासिम्पैथेटिक का तो भाई यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट करती, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करती, वॉइडिंग ऑफ द ब्लैडर होता, यूरिनेशन होता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं तुम्हें समझा पाई हूँ इस कंसेप्ट को, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है। एपिक्साबेन मैंने तुमको अभी बताया, डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर में तुमने एंटी कोएगुलेंट्स में पढ़ा है ना। क्या है, फैक्टर 10A को इनहिबिट करा है। विटामिन के तुम्हें बताया भाई ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी हो, 2-7 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तुम्हारा जो ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है वो ओरल एंटीकोएगुलेंट जो होते हैं विटामिन के को एंटागोनाइज करके काम कर रहे होते हैं। हिपैरिन तुम्हें पता भी पेरेंटरल्स में आता है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर आपका ह्यूमन एल्ब्यूमिन बच्चों हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है ना। डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर मैंने तुमको बता दिया, एपिक्साबेन, रिवारोक्साबेन। करेक्ट, विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटो इम्यून डीमाइलेशन हो गया CNS न्यूरॉन्स का मेरे बच्चों, CNS न्यूरॉन्स का ऑटो इम्यून तरीके से डीमाइलेशन हो गया। जो माइलिन शीथ होती है ना उसमें दिक्कत हो गया भाई, ऑटो इम्यून डिजीज है ये एक तरीके से, क्योंकि ऑटो इम्यून तरीके से हो रहा डीमाइलेशन। तो क्या है, जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मैनिंजाइटिस, तो मैनिंजिस जो है उसकी इन्फ्लामेशन होती है। एपिलेप्सी में ऐसा नहीं होता भाई। हंटिंगटन डिजीज जो होती है ना बच्चों, इसमें क्या होता है जैसे कि डांसिंग मूवमेंट देखने को मिलता है, मतलब कि तुम चाह नहीं रहे, तुम नहीं चाहते फिर भी तुम्हारी बॉडी ना डांसिंग मूवमेंट्स ही कर रही है, हाथ पैर मतलब ये मूव कर रहे हैं, बट तुम चाहते नहीं हो ऐसा कि तुम करो, है ना। अपने आप ही जो है एक तरीके से इसमें ना इसका एक वो होता है कि इसमें डांसिंग मूवमेंट्स देखने को मिलती है ना। तो ये यहाँ पर तुम्हारा ऑटो इम्यून जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है बच्चों, ऑप्शन 1 है ना। तो देखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस कह रहे हैं मोस्ट कॉमन क्रोनिक ऑटो इम्यून डीमाइलिनेटेड डिजीज होती है CNS की। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स याद रखना मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डीमाइलिनेटेड डिजीज है CNS की। इसमें होता क्या है, इम्यून सिस्टम भाई है ना वो गलती से क्या करेगा, मिस्टेकनली अटैक कर देगा, डैमेज कर देगा, माइलिन शीथ पे अटैक कर देगा बच्चों ये अपना इम्यून सिस्टम, तभी तो कह रहे ऑटो इम्यून डिजीज है ना। तो माइलिन शीथ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है नर्व फाइबर के अराउंड, है ना, तो उसको डैमेज कर दिया, इन सम केस नर्व फाइबर्स को भी डैमेज कर देता है। ठीक है, तो जिससे कि सिग्नल्स जो होते हैं जो वो उनमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ऑटो इम्यून डिजीज है ना। डीमाइलिनेशन हो रहा है हमारे जो न्यूरॉन्स का CNS में। ठीक है, और हंटिंगटन डिजीज के बारे में लिखा हुआ देखो, प्रोग्रेसिव है, ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है बच्चों, है ना, ये जेनेटिक डिजीज है तुम्हारी बच्चों। और ये क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होती है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है तुम्हारा, दैट कोज डिजेनरेशन ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन, पर्टिकुलर बेसल गैंग्लिया में जो है डिजेनरेशन हो गया नर्व सेल्स का, हंटिंगटन डिजीज। और इसमें जो है डांसिंग मूवमेंट बॉडी की देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में बना था, आई थिंक KGMU में हंटिंगटन डिजीज के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। देखो ऑप्शंस में से भी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल है फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, जो कि फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल होते हैं, है ना। तो कह रहे हैं सिंकोड्रोसिस है, लैब्रम है, सिंडेस्मोसिस है, सिम्फाइसिस है ना। तो आपका सिंडेस्मोसिस जो है ये फाइब्रस जॉइंट्स में आ जाएगा। जैसे कि तो सूचर्स पढ़ते तुम ब्रेन में, फाइब्रस जॉइंट्स है, फिक्स जॉइंट्स है। एक सिंडेस्मोसिस भी कह रहे हैं फाइब्रस जॉइंट, जाकि बोन्स यूनाइटेड बाय लिगामेंट ऑफ एन इंटरओसियस मेम्ब्रेन, जैसे कि बिटवीन टिबिया एंड फिबुला लेग में होता है, रेडियस अल्ना फोरआर्म में। ओके, सिंकोड्रोसिस क्या होता है, एक टाइप का कार्टिलेज जॉइंट होता है जब बोन जॉइंट बाय हाइलाइन कार्टिलेज। लैब्रम एक कार्टिलेज की रिंग को बोलते हैं। सिम्फाइसिस जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस तुमने पढ़ा होगा, ये कार्टिलेज जॉइंट जब बोन और जॉइंट बाय फाइब्रो कार्टिलेज, जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है। ओके, आपका इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन रिक्वायर्ड, तो गैस स्टरलाइजेशन में तुमने क्या पढ़ा भाई, मेनली हम इथाइलिन ऑक्साइड का यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, गैस स्टरलाइजेशन में क्या यूज करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड को यूज करते हैं। तो क्या इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन रिक्वायर, उसे क्या रिक्वायरमेंट है, कह रहे हाई ह्यूमिडिटी
एंड सील्ड चैम्बर होने चाहिए। कह रहे नो एरेशन, कोई भी एरेशन पीरियड नहीं होना चाहिए। इमीडिएट यूज पोस्ट स्टरलाइजेशन, या मतलब कि जो आपके स्टरलाइज करे तुमने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उनको जो भी चीज स्टरलाइज करे तुम उनको इमीडिएट यूज कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर, देखो सनलाइट का एक्सपोजर हाथों हाथ भी उनको यूज नहीं कर सकते भाई तुम, या एरेशन पीरियड होता है इसमें। तो यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी और सील्ड चैम्बर की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। कह रहे ह्यूमिडिटी इसेंशियल पैरामीटर होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हेल्प कैरी इथाइलिन ऑक्साइड टू द माइक्रोऑर्गेनिज्म रिएक्टिव साइट्स, एनहांस कराते हैं स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को बच्चों, है ना। प्रोसेस मस्ट अकर, और ये सील्ड कंट्रोल्ड चैम्बर में होती है, मेंटेन करने के लिए करेक्ट गैस कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ टॉक्सिक फ्लेमेबल गैस। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पूछ रहे तुमसे, फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विडोस फॉर्म। भाई लिक्विडोस फॉर्म नहीं है तुम्हारी, क्या है लिक्विडोस फॉर्म में नहीं आता। सिंपल डोज फॉर्म का बेसिक सा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, लिक्विड में नहीं आता। देखो नेजल ड्रॉप, एनीमा, टैबलेट, ईयर ड्रॉप, ऑप्शन देख के भी आंसर कर दोगे। भाई टैबलेट कहाँ लिक्विडोस फॉर्म में तुम्हारे आते हैं, टैबलेट कैप्सूल सॉलिडोस फॉर्म में आते हैं, है ना। बाकी एनीमा, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स सब लिक्विड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर टैबलेट सिंपल से तुम्हारा ऑप्शन 3 हो गया। कह रहा हाउ डज इंस्पायरेटरी फ्लो रेट, है ना, इंस्पायरेटरी फ्लो रेट अफेक्ट करता है ड्रग डिपोजिशन इन ड्राई पाउडर इनहेलर्स में। तो हाई फ्लो रेट से एनहेंस होगा ड्रग डिपोजिशन, डीप लंग डिपोजिशन। लो फ्लो रेट से इंप्रूव होगा लंग डिपोजिशन। हाई फ्लो रेट से डिक्रीज करेगा फाइन पार्टिकल फ्रैक्शन। है फ्लो रेट का कोई इंपैक्ट नहीं होता। भाई इंपैक्ट तो होता है, ज्यादा फ्लो रेट होगा तो ड्रग डिपोजिशन ज्यादा होगा लंग्स का, है ना। एनहांस डीप ड्रग डिपोजिशन, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। कह रहे हाई इंस्पिरेटरी फ्लो रेट जनरेट मोर टर्बुलेंस एंड फोर्स विद इन द डिवाइस विच इज नेसेसरी टू ब्रेक अप द ड्रग एग्लोमेरेट्स को तोड़ने के लिए जरूरी होता है, एंड प्रोड्यूस करता है फाइन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं इनका लेस इनर्शिया एंड कैन ट्रेवल डीपर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंक्रीज द डोज ऑफ मेडिकेशंस रीचिंग द लंग्स। ओके, कह रहे कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ये फिर से तुम्हें क्लासिफिकेशन बेस्ड, देखो फार्माकोलॉजी के मोस्टली क्वेश्चंस आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं ना। तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर कौन सा है, टेल मी। सार्टन्स आपके एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। एसिटाजोलामाइड इज कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, आंसर इज ऑप्शन 2। टोर, फ्यूरोसिमाइड, ये सब क्या है, ये आपके लूप डायरेटिक्स है ना। तो यहाँ पर जो है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में आपका एसिटाजोलामाइड हो गया है, जो कि तुम्हारा आंसर है बच्चों। The good manufacturing practice is a part of safety guidelines, efficacy, quality management system, multidisciplinary guidelines। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा जो है ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जीएमपी फंडामेंटली की पार्ट होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। एंश्योर प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली मेड ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, विच इंडिकेटर इज आइडियल फॉर टाइट्रेटिंग एसिटिक एसिड, जो कि वीक एसिड होता है उसको तुम टाइट्रेट करो विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के लिए बताओ, मिथाइल रेड, ब्रोमो, फिनोल ब्लू, फिनोफ्थलीन, लिटमस, है ना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फिनोफ्थलीन को यूज करेंगे। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो भी फिनोफ्थलीन को यूज करा तुमने। अभी तुम्हारा एसिड तो वीक है लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है तो भी तुम फिनोफ्थलीन को ही यूज करोगे, ठीक है। कह रहे जब हम जो टाइट्रेट करेंगे वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, ठीक है, तो कह रहे सोल्यूशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट इज बेसिक होता है, टिपिकली विद पीएच अराउंड होता है 8.7 से 9। फिनोफ्थलीन को इसलिए हम यहाँ पर यूज करें क्योंकि इसका जो पीएच ट्रांजिशन रेंज होता है वो 8.2 से 10 तक होता है, इसलिए हम फिनोफ्थलीन को यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स आर, तो क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनायनिक होते हैं, अनायनिक सर्फेक्टेंट, बाइगोनेट्स, फिनोलिक कंपाउंड से कटायनिक सर्फेक्टेंट। क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स तुमने पढ़े हुए बच्चों, कटायनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कटायनिक इन नेचर होते हैं। क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं तुम्हारे, कटायनिक सर्फेक्टेंट्स में हमारे आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे क्या, रेलवे का जो ये वाला पेपर था ये हमने डिस्कस कर लिया, है ना। होपफुली आपको वीडियो बच्चों अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने जितना भी एक्सप्लेन मैं कर सकती थी मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है सारे के सारे पॉइंट्स को, ओके, ठीक है। और भी अगर ठीक है, फिर अब बस इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।